क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मुझे। आपको शर्म नहीं आती? ये कैसी घटिया हरकतें कर रहे हैं मेरे साथ। छोड़े मेरा ब्लाउज। आयशा ने उसका हाथ खींचना चाहा, वरना वो जुनूनी इंसान उसका ब्लाउज ही फाड़ देता। चलो उठो और बेटे को मेरे अभी फीड कराओ, मैं कुछ नहीं जानता। सुर्ख आंखों से आमिर मलिक ने आयशा को देखा। वो पहले से ही घबराई हुई थी। उसे पहले से ही आमिर मलिक से बहुत डर लगता था। मेरे बच्चे को भूख लगी है, चलो जल्दी करो। वो उसे देख रहा था जैसे पता नहीं उसके साथ क्या कर गुजरता। फिर आयशा ने कहा, आपका दिमाग तो ठीक है ना आमिर? मेरा बाजू छोड़े, मैं कैसे फीड करवा सकती हूँ यूसुफ को? तुम इसे कैसे मेरे बच्चे को दूध नहीं पिला सकती? आमिर ने कहा, जब अपनी बहन की जगह ले सकती हो और अपनी बहन की तरह सुहागरात के लिए सेज सजा सकती हो, तो माँ बनकर मेरे बच्चे को भी फीड करवा सकती हो। चलो शाबाश, जल्दी करो। अपने ब्लाउज के बटन खोलो। मैं लेकर आ रहा हूँ यूसुफ को। मेरे सामने ही तुम उसे फीड कराओगी और देखता हूँ कि वो अपनी भूख कैसे नहीं मिटाता। ये बात सुनकर आयशा की जान ही निकल गई। इस शादी के लिए तो वो रजामंद ही नहीं थी, लेकिन उसने इतना बड़ा फैसला अपने भांजे यूसुफ की खातिर किया था। उसके आंसू अभी तक खुश्क नहीं हुए थे और अब आयशा के होश भी उड़ के रह गए थे। आमिर की बातें सुनकर उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि वो आमिर से बात कैसे करे। वो अभी तक इस रिश्ते को ठीक से समझ ही नहीं पाई थी जो अचानक से उस पर थोप दिया गया था। वो कबूल ही नहीं कर पाई थी उसे, और उस पर आमिर की ऐसी कड़वी और बेबाक बातें। उफ! वो कुछ ही देर में यूसुफ को भी उठा लाया। आयशा ने, जिसे अब भी फीडर पिलाकर सुलाया था, वो यूसुफ के कमरे में ही लेट गई थी। वो दिल ही दिल में यही सोच रही थी कि कपड़े बदलकर यूसुफ के साथ साथ ही सो जाए, क्योंकि उसकी वजह से ही तो उसने शादी की थी, ताकि अपने भांजे को संभाल सके। आमिर के साथ रिश्ता निभाने के लिए तो नहीं की थी, मगर उस बेचारी को कहाँ खबर थी कि जैसे ही उसे सुलाकर आएगी तो एक बार फिर वो जागकर रोना शुरू कर देगा। आमिर से उसे शुरू से ही डर लगता था, तब से जब वो उसकी बड़ी बहन फातिमा का शौहर था। वो शुरू से ही गुस्से का तेज था, इसलिए बात करते हुए भी आयशा उससे घबराती थी और अब एक अजीब औगरीब किस्म की सूरत हाल में फंस चुकी थी। अब क्या करें, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आमिर मलिक यूसुफ को कमरे में लाया तो वो बिलक बिलक के रो रहा था। उसने लाकर आयशा की गोद में बिठा दिया। मेरे सामने ही मेरे बच्चे को तुम फीड कराओगी? आमिर ने कहा, चलो उठो, ब्लाउज के बटन खोलो। कैसे इसे तुमने भूखा सुला दिया? उसकी बात सुनकर आयशा का रंग उड़ के रह गया था। अब तुम उतारोगी या मैं उतारूं? यह कहकर उसने उसके उरूसी ब्लाउज के सामने बंद बटनों को खोलना शुरू कर दिया। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या आप पागल हो गए हैं? वो कहने लगी, ये कैसी घटिया हरकतें कर रहे हैं मेरे साथ? आप में शर्म हैया है कि नहीं? और प्लीज छूना बंद करें मुझे। ये क्या बार बार आप मुझे टच कर रहे हैं? इसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे उसे अपने से दूर रखे। अब तो ब्लाउज के सामने वाले बटन भी खुल चुके थे। अंदर से उसकी रानियां झलकने लगी थीं। यूसुफ को आयशा ने बेड पर लिटाया। वो बहुत जोर से रोने लगा। आमिर से वो अपना आप छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। तुमने मेरे बच्चे को बेड पर लिटा दिया। वो कहने लगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम उसे रुला रही हो। तब तक वो उसके सारे ब्लाउज के बटन खोल चुका था। बामुश्किल आयशा ने अपना आप छुड़वाने के लिए आमिर को एक जोरदार धक्का दिया था। कुछ ही देर के लिए तो आमिर उसके हुस्न की रानियां देखकर हैरान ही रह गया था। वो एक जवान और 27 साला भरपूर मर्द था। इससे पहले कि वो हाथ बढ़ाकर आयशा को छूता, तब तक वो कमरे से बाहर भाग चुकी थी। आमिर ने जब उसे कमरे से भागते देखा तो वो पीछे से ही उसके लपका था, लेकिन वो तो दूसरे कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर चुकी थी और बहुत बुरी तरह से रो रही थी और अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसके सीने पर आमिर के नाखूनों की खराशें बन चुकी थीं। वो खौफ के मारे कांप रही थी। तभी दरवाजा बुरी तरह से धड़धड़ाया गया था। आयशा, जल्दी से दरवाजा खोलो, वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। रो रहा है मेरा बच्चा। जिस तरह से शेर के अंदाज में वो दहाड़ा था, आयशा की तो जान ही निकल गई थी। वो दरवाजे के पीछे बनी दीवार के साथ टेक लगाकर रोने लगी। आमिर उसका क्या हाल करेगा? वो अच्छी तरह जानती थी। वो रो रही थी कि अचानक से दरवाजा खुला।
लॉक तो उसने ठीक से लगाया था, मगर शायद आमिर मलिक डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोल के अंदर दाखिल हुआ था। वो अपने दोनों हाथों से खुद को छुपाने लगी। तुम क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो? आमिर ने पूछा। तुम शायद वाकिफ नहीं हो मेरे गुस्से से। मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं, मुझे शर्म आती है। आयशा डर के कहने लगी। तो फिर आज मैं उतार के रख दूंगा तुम्हारी सारी शर्म। वो बाजू से पकड़कर उसे अपने कमरे में दोबारा लाके बेड पर पटका था। यूसुफ को उसकी गोद में लेटा के कहने लगा, चलो फीड कराओ इसे। फिर भी वो टस से मस न हुई तो वो दोनों हाथों से उसने उसके हाथों को ऊपर किया, ऊपर की जानिब पिनअप किया और खुद ही यूसुफ को आयशा की धड़कनों के करीब करके उसे फीड करवाने। फातिमा आयशा की बहन थी और फातिमा की शादी आमिर से हुई थी और आमिर की यह पसंद की शादी थी। किसी शादी के फंक्शन में उसने फातिमा को देखा था और उसे देखते ही उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया था, लेकिन मोहब्बत के साथ जुनून का आंसर उसकी शख्सियत में बहुत ज्यादा था। फातिमा को मायके पहले तो आने ही नहीं देता था, फिर वो मायके कभी आ भी जाती तो उसे लेने के लिए रात को ही आ जाता था और कहता, तुम्हारे बगैर रात नहीं कटती। अच्छा, आप दोनों रात को ऐसा भी क्या करते हैं जो रात नहीं कटती आपके बगैर? मुंह बिसोर कर आयशा कहने लगी। उसने यह बात शरारत से की थी। जब उसके सर पर फातिमा ने मुस्कुराकर प्यार से चपत मार के कहने लगी कि छोटी हो तो फिर छोटी ही रहो, चंद साल बाद जब तुम्हारी शादी होगी ना, फिर देखना तुम्हारा शौहर तुम्हें ने कदम भी नहीं रखने देगा मायके में। ये शौहर लोग होते ही ऐसे हैं, जब शादी नई नई हो तो पलकों पे बिठा के रखते हैं बीवी को, और जब वक्त धीरे धीरे गुजर जाए तो वही उन्हें फिजूल सामान लगने लगती है। वाकयात और हालात आसपास देखकर फातिमा ये गहरी सांसें खारिज कर चुकी थी कि कहीं जिस कदर आमिर उससे मोहब्बत करता है वो एक दिन बदल ही ना जाए। मगर वो अपनी बहन की बाहों में बाहें डाल के कहने लगी, अरे नहीं नहीं, आपका शौहर जिस कदर आपसे मोहब्बत करता है ना। अरे मैं तो कहती हूँ वो तो आपसे मोहब्बत करेंगे, वो भी 7 जन्मों तक। भला आप जैसी प्यारी और खूबसूरत सी वाइफ के अलावा वहमो गुमान में भी कोई और आ सकती है क्या? और वो सोच भी नहीं सकते आपको नजरअंदाज करने का। वो अपनी बहन के गाल पर हाथ फेर के बोली थी, जिसकी साफ गर्दन पर जब उसकी नजर पड़ी, जहां पर लव बाइट का निशान अभी भी मौजूद था, तभी शरारत से कहने लगी, ओ देखिए, भले ही मैं कम उम्र हूं, लेकिन आपकी गर्दन पर ये जिस तरह के निशान हैं, इन्हें देखकर यही लगता है कि ये खड़ूस इंसान हर वक्त गुस्से में रहने वाले हमारे आमिर भाई बहुत ही ज्यादा रोमांटिक भी हैं। ये कह के वो भागी थी और शर्म के मारे फातिमा अपनी गर्दन छुपाती रह गई थी। आप मायके में रहने ही क्यों नहीं आती? जब भी आयशा फातिमा को देखती तो यही शिकवा करती थी, आमिर गुस्से के बहुत तेज हैं, तो मैं क्या करूं? आयशा फातिमा ने कहा, कहते हैं कि मुझे पसंद नहीं है तुम्हारा मायके में रहना, शौहर ही की मर्जी चलती है ना, शादी के बाद तो लड़की की मर्जी थोड़ी ही चलती है। वो बहुत प्यार से फातिमा आयशा को समझा रही थी। आयशा और फातिमा 2 ही बहनें थीं। आयशा फातिमा से 6 साल छोटी थी। एक बार तो आयशा बहुत जिद करने लगी, आप यहीं रुक जाए, रात को मैं बात करती हूँ आमिर भाई से। फातिमा कहने लगी, वो गुस्से के कितने इतने तेज हैं, तुम्हें अच्छे से पता है ना। उन्होंने जब यहाँ आना होता है तो मेरे तो हाथ पांव फूल जाते हैं कि कहीं उनके खाने पीने में खिदमत में कमी ना हो जाए। और मैं अम्मी के साथ मिलकर कितनी चीजें तैयार करती हूँ, तुम जानती हो ना। ये ना हो कि तुम उनसे बात करो और उन्हें गुस्सा आ जाए। गुस्सा तो हमेशा उनके नाक पर ही होता है। बहरहाल आयशा का दिल भर आया था और वो अपनी बहन के साथ बहुत लगाव रखती थी, लेकिन उसकी बहन को तो जैसे शादी के बाद मैके का रास्ता ही भूल चुकी थी। वो भी महीने बाद आती थी और बस ऐसे ही पूरा दिन गुजर जाता, बातों बातों में पता ही नहीं चलता था, और रात को आकर बहनोई उसकी बहन को ले जाते थे। एक बार फातिमा का फोन आया और उसने अपनी वालदा खदीजा बेगम को यह खुशखबरी सुनाई कि वो उम्मीद से है। ये सुनकर खदीजा बेगम बहुत खुश हुई। अम्मी हूं तो घर में हर काम के लिए मुलाजिम है, लेकिन रात रुकने के लिए कोई मुलाजमा भी तैयार नहीं हो रही। फातिमा ने कहा, आप आयशा से कहें, अब तो वैसे भी उसकी कॉलेज की छुट्टियां हैं, कुछ दिन मेरे पास आके रहेगी। आयशा अपनी बहन के घर रहने चली गई। एक बार वो उसकी अलमारी सेट कर रही थी तो उसके कपड़े देख के कहने लगी, आप ही आपके फैंसी सूट तो बहुत अच्छे हैं। फातिमा कहने लगी,
हाँ, अगर तुम्हें पसंद है तो पहन लो। सच्ची में पहन लूं? आयशा ने पूछा। आपको एतराज तो नहीं होगा? फातिमा कहने लगी, नहीं भला मुझे क्यों एतराज होगा। आयशा ने अपनी बहन फातिमा का एक बहुत ही खूबसूरत कढ़ाई वाला जोड़ा पहन लिया। फातिमा कहने लगी, आयशा तुम्हारे भाई आने वाले हैं, ऐसा करो ताज़ा रोटी बना दो। वो गरम गरम रोटी ही पसंद करते हैं। मुझे तो डॉक्टर ने बिस्तर पर आराम का बताकर मेरी जान अजाब में डाल दी है, वरना ये छोटे मोटे काम मैं खुद कर लेती थी। कोई बात नहीं, मैं बना लेती हूँ। आयशा कहने लगी। वो रोटी बना रही थी और आमिर खुद ही दरवाजा खोल के घर के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही वो लाउंज में दाखिल हुआ तो सामने किचन में आयशा की उसकी जानिब पीठ थी। उसने फातिमा के कपड़े पहन रखे थे, इसीलिए धीरे धीरे चलता हुआ आमिर किचन में आ गया और जैसे ही आयशा को अपने हिसार में लेकर उसकी गर्दन पर हल्का सा दांत काटा, आयशा की तो जैसी जान ही निकल गई। ये क्या कर रहे हैं आप? आयशा की आवाज सुनकर वो बुरी तरह से पीछे हटा। जब आयशा ने पलट के देखा तो अपनी जगह शर्मिंदा हो गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने पूछा, और तुमने फातिमा के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? उसे बहुत गुस्सा आया। आज के बाद अगर तुमने मेरी बीवी के कपड़े पहने तो देखना क्या हाल करता हूं तुम्हारा। बदतमीज लड़की, आमिर ने कहा। आयशा बुरी तरह से डर गई थी। उसके बाद से तो आयशा को आमिर से बहुत डर लगता था। वो जल्दी ही वापस अपने घर चली गई और जब भी आमिर आता तो डर के मारे अपने कमरे में बंद हो जाती थी। उसने फातिमा से भी कुछ नहीं कहा था और ना ही कुछ बताया, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। फातिमा की जब डिलीवरी हुई तो सी सेक्शन से हुई और ऑपरेशन के दौरान लेडी डॉक्टर ने केमिकल से भरी हुई रुई अनजाने में उसके पेट पर ही रखी रहने दी और उसके स्टिचेस लगा दिए। फातिमा ने बेटे को जन्म दिया और 2-3 गुजर गए तो उसको हल्का हल्का अपने स्टिचेस में दर्द महसूस होता था, लेकिन वक्त के साथ साथ वो दर्द बढ़ने लगा। कभी कभी इतनी शिद्दत इख्तियार करता कि वो तड़पने लगती। उसे फौरन अस्पताल लेकर गया, लेकिन वो लेडी डॉक्टर जिसे जैसे ही उसका अल्ट्रासाउंड कर रही थी तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन वो ये नहीं बताना चाहती थी कि यह गलती उसकी है। इसलिए उसे मामूली सा पेन किलर देकर वापस घर भेज दिया गया। 1.5 महीने बाद उसका इन्फेक्शन इस कदर बढ़ गया कि दर्द के मारे वो जान से ही हाथ धो बैठी। आमिर को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आया था जब डॉक्टर ने यह बताया कि आपकी बीवी मर चुकी है। आप क्या कह रही हैं? आपका दिमाग तो ठीक है। वो कैसे मर सकती है? उसको सिर्फ दर्द था और कई बार लेडी डॉक्टर ने उसे पेन किलर लगाया था, वो ठीक हो जाती थी। आमिर जैसे किसी शौक की कैफियत में था। डॉक्टर कहने लगी कि उनके अंदर ऑपरेशन के ही दौरान डॉक्टर की गफलत से कुछ रह गया था और उसी की वजह से उनका इन्फेक्शन बढ़ गया। अगर आप वक्त पर किसी और अच्छी डॉक्टर को दिखाते तो वो आपको सच बता देती तो शायद आपकी बीवी बच जाती। आमिर ने उस लेडी डॉक्टर को बहुत बातें सुनाई थीं, बहुत बुरा भला कहा था, शोर मचाया था, लेकिन इन सब का अब क्या फायदा हो सकता था, क्योंकि फातिमा तो मर चुकी थी। वो फूट फूट कर रोया था, किसी छोटे बच्चे की तरह से रोया था। उसका बेटा नानी की गोद में रो रहा था। कभी खदीजा बेगम उसे बहलाने की कोशिश करती तो कभी आयशा छोटे से यूसुफ को गोद में ले चुप कराने की कोशिश करती। वो खुद भी इतनी बड़ी नहीं थी, बस 11वीं जमात में थी, लेकिन यूसुफ तो मुंह में फीडर ही नहीं डाल रहा था, रोए जा रहा था। चंद दिन तो आमिर को भी कोई होश नहीं रहा था। वो भी अपने घर तो नहीं गया था। कहता था घर जाता हूं तो घर काटने को दौड़ता है। वैसे भी उसके वालिदैन हयात नहीं थे, पहले चचा के साथ रहता था। शादी हुई तो अपना अलग घर ले लिया, लेकिन अब तन्हा घर में रहते उसे खौफ महसूस होता था। कभी लगता था कि फातिमा के हंसने की आवाजें आ रही हैं, बातें करने की आवाजें आ रही हैं, पर वो फातिमा फातिमा कहते हुए कमरों के दरवाजे खोल के देखने लगता। जब वो आमिर को कहीं भी नजर नहीं आती तो वो रोने लगता। बहरहाल 1 महीना गुजर गया था। वो अपनी फैक्ट्री जाने लगा था, रोजाना खदीजा बेगम के घर आता, थोड़ी देर यूसुफ से प्यार करता और चला जाता। यूसुफ अब आयशा का कुछ आदी होने लगा था। हालांकि वो उसे ज्यादा नहीं संभालती थी और बहुत ही जल्दी तंग आ जाती थी और अपनी वालदा के हवाले कर देती थी। उन्हें कहती थी कि तंग करता है, ये मुझे रातों को सोने नहीं देता।
अम्मा, इसीलिए मुझे टहलना पड़ता है और सुबह मुझे कॉलेज भी जाना होता है। खदीजा बेगम ही उसे ज्यादातर संभालती थीं, लेकिन वो भी बूढ़ी थीं इसलिए ज्यादा थक जाती थीं। एक बार उन्होंने आमिर से बात करने का फैसला कर लिया था। वो उसे गोद में बिठाया यूसुफ को प्यार कर रहा था। जब खदीजा बेगम ने कहा, बेटा, आयशा भी चली गई है और मेरी भी बूढ़ी हड्डियों में ताकत नहीं है, मैं अब यूसुफ बच्चे को संभाल नहीं सकूंगी। हम दोनों की बस की बात नहीं है कि इस बच्चे को संभाल सकें। अब तुम अपने बेटे की खातिर दूसरी शादी कर लो। अपनी नजरें चुराते हुए खदीजा बेगम ने यह बात कही थी कि कहीं यह बात दामाद को बुरी ना लग जाए, क्योंकि वो बहुत मुड़ी था और गुस्से का बहुत ही तेज था। तो आपको मेरा बच्चा बोझ लगने लगा है? वो कहने लगा, अगर ऐसा ही है तो ठीक है, मैं अपने साथ इसे ले जाता हूं। वो एकदम से ही खड़ा हो गया। मेरा ये मकसद नहीं था। वो कहने लगी, मैं नानी हूं इसकी, ये मेरी औलाद का बच्चा है। आप जताती नहीं अगर ये बात होती तो? वो कहने लगा, बेटा, तुम मेरी बात का उल्टा मतलब निकाल रहे हो। मेरी कमजोर हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इस उम्र में बच्चे को संभालती रहूं। अब मुझसे बच्चा बिल्कुल भी नहीं संभाला जाता। इतना बड़ा सदमा बेटी का मुझे भी तो मिला है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं भी मर जाऊंगी। बस अब मेरी यही कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द आयशा की शादी कर दूं। वो भी अपने घर की हो जाए तो मैं भी सुकून से मर सकूंगी। उन्होंने अपने आंसू साफ किए थे। बिल्कुल वीरान होकर रह गया है मेरा घर। आमिर तो बहुत ही गुस्सा हो गया था कि उन्हें सिर्फ अपनी बेटी की परवाह थी, उसके बेटे की नहीं थी। तभी यूसुफ ने उसकी गोद में लेटे हुए रोना शुरू कर दिया। आमिर को तो कुछ भी पता नहीं था कि बच्चों को कैसे समझाया जाता है और कैसे चुप करवाया जाता है। फिर भी वो उसे उठाकर खामोश करवाने की कोशिश कर रहा था। फिर उसका चेहरा एकदम से जर्द होने लगा था। आंटी, देखिए ना, ये क्यों रो रहा है इतना? प्लीज इसे चुप करवा दें। इससे क्या हो गया है? वो कहने लगा, बिल्कुल फातिमा भी इसी तरह रोई थी जब वो मरने वाली थी। वो रो रही थी, वो भी चीख चीख कर। देखें, कहीं यह भी तो, इसे भी तो कुछ नहीं होने वाला। हंसियानी होकर वो एकदम से सब कुछ बोले जा रहा था। उसकी ये बातें सुनकर तो खदीजा बेगम एकदम से हड़बड़ा गई थी। कमरे से तभी आयशा बाहर निकल कर आई थी और कहने लगी, आमिर भाई, आप ये क्या कह रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो इसलिए रो रहा है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। अल्लाह ना करे मेरे बच्चे को कुछ भी हो। वो उसे उठाकर अपने सीने से लगा के टहलाने लगी तो वो भी अब चुप हो गया था। तभी खदीजा बेगम कहने लगी, ये डब्बे का दूध पीता है ना, इसीलिए वो रोता रहता है, क्योंकि उसे डब्बे वाले दूध में माँ का सुकून नहीं मिल रहा। लेकिन इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है ना। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने बच्चे के साथ आयशा को देखकर वो कुछ सोचने लगा था। आपको शादी की फिक्र है ना आयशा की? आमिर ने कहा, पर मुझे अपने बेटे की फिक्र है। आप ऐसा करें कि आयशा की शादी मुझसे कर दें। आपका बोझ भी कम हो जाएगा और एक माँ भी उसे मिल जाएगी मेरे बेटे को। वैसे भी आमिर के पास अच्छा खासा घर था, बहुत अच्छा कमाता भी था। अब तो उसकी बात सुनकर खदीजा बेगम सोच में पड़ गई थी। सोच में पड़ गई थी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें चंद दिनों में सोच के बताती हूँ। लेकिन जब इस बारे में आशा से बात की तो उसने फौरन इनकार कर दिया और कहा कि मैं आमिर भाई से कभी भी शादी नहीं करूंगी। फिर खदीजा बेगम उसे समझाने लगी, क्यों इनकार कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? अच्छा खासा तो लड़का है, अच्छा खासा कमाता भी है, घर में भी, घर भी बहुत अच्छा है उसका। और अगर तुम्हारे भांजे पर कोई सौतेली माँ आ गई तो पता नहीं उसके साथ क्या सुलूक करेगी। अगर तुम इसकी माँ बन बन के जाओगी तो जाहिर है तुम उसे प्यार करोगी। वो कहने लगी, मुझे शादी नहीं करनी अम्मी, मैं नहीं ले सकती कोई भी जिम्मेदारी, अभी पढ़ना है मुझे और ये बहुत तंग करता है मुझे, मैं नहीं संभाल सकती। इससे आयशा का मिजाज कुछ और ही था। जाहिर सी बात है वो जवान और बहुत ही खूबसूरत थी और अपने हमसफर के लिए बहुत से ख्वाब सजाए हुए थे। उसके लिए आमिर तो उसका आइडियल कहीं से भी नहीं था। उसे तो आमिर जैसे खड़ूस लोग पसंद ही नहीं थे। भला वो उस शख्स के साथ शादी कैसे कर सकती थी जो कि पहले से ही शादीशुदा हो? भले ही वो उसका बहनोई था, लेकिन था तो शादीशुदा ही ना। इन दिनों खदीजा बेगम की तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसीलिए वो अपनी बेटी को मजबूर करने लगी।
अगर मुझे कुछ हो गया तो पीछे से तुम्हारा क्या होगा? वो कहने लगी, यही सोच सोच के मुझे डर लगता है। मैं तो अब यही चाहती हूँ कि अपने जीते जी तुम्हारे घर का कर दूं तुम्हें। लेकिन आयशा तो कोई बात ही नहीं मान रही थी। वो भी जिद पर ही अड़ी हुई थी। कुछ दिनों बाद खदीजा बेगम की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी थी। उनके सीने में एकदम से दर्द शुरू हो चुका था। ये देखकर तो आयशा के हाथ पांव फूल गए थे। एक तरफ उसे यूसुफ परेशान करता और दूसरी तरफ वो घबरा गई थी। अपनी माँ की हालत देखकर उसने आमिर को फोन किया था, वो भी रात के 3 बजे। प्लीज आप आज जल्द घर आ जाए, अम्मी की तबीयत काफी बिगड़ चुकी है। वो भी गाड़ी चलाते हुए जल्दी आ गया था। खदीजा बेगम को हार्ट अटैक हुआ था तो उन्हें वो अस्पताल ले गए थे। अब तो डॉक्टर कह चुके हैं कि ना ही इनका इलाज हो सकता है और ना ही इनके ज्यादा बचने के चांसेस हैं। इसलिए आयशा ने खदीजा बेगम के मजबूर करने पर आमिर से निकाह कर लिया, लेकिन वो अपने घर पर ही थी। फिर 2 दिन बाद ही खदीजा बेगम का इंतकाल हो गया था। शदीद सदमे से वो गुजर रही थी, रो रही थी। लेकिन जैसे ही खदीजा बेगम की तदफीन हुई तो आमिर उससे कहने लगा कि तुम मेरे घर चलो। वो आमिर के घर पहुंची थी। उसे लगा था कि आमिर उसका एहसास करेगा, लेकिन आमिर उसे कहने लगा, कमरे में एक उरूसी लिबास पड़ा है, तुम्हारी बहन का है, जिसे पहन के तैयार हो जाओ। ये सुनकर तो आयशा को हैरत हुई थी। उसकी माँ को मरे हुए बस 2 दिन हुए थे, पर बहन को मरे हुए 1 महीना गुजरा था और आमिर उसे कह रहा था कि वो दुल्हन बन के तैयार हो जाए। आमिर भाई, आप ये क्या कह रहे हैं? वो कहने लगी। वो दांत किचकिचाते हुए कहने लगा, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं। तुम्हारी तो पहले ही मुझ पर नियत खराब थी, तभी फातिमा के कपड़े पहनती थी। तुम्हें शौक था फातिमा की जगह पर आने का, उसके कपड़े पहनने का, उसकी उतरन पहनने का। तो आज अपना शौक पूरा करो, जाओ जाकर उसका उसी लिबास पहन के तैयार हो जाओ। वो बेहद गुस्से में लग रहा था। अगर वो तैयार नहीं होगी तो ना जाने क्या कर बैठेगा। आयशा बुरी तरह से डर गई थी। जल्दी से कमरे में चली गई और उरूसी लिबास भी पहन लिया। तैयार क्या होना था, बस हल्का फुल्का मेकअप किया, वो भी रोते हुए। उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि वो बहुत बड़ी तो नहीं थी और ना ही इतनी समझदार थी। दुल्हन बन के बैठी थी, लेकिन यूसुफ के रोने की आवाज आने लगी तो जल्दी से कमरे से बाहर निकली। देखा तो उसे कहीं भी आमिर नजर नहीं आया। वो जल्दी से किचन में गई, उसका फीडर तैयार किया और यूसुफ के कमरे में आ गई। उसे फीडर पिलाकर वहीं उसके बराबर में लेट गई थी जब रात के किसी पहर आमिर ने उसे बाजू से पकड़कर बुरी तरह झंझोड़ा था और फिर उसे अपने कमरे में ले गया। बताओ मुझे, कहीं तुमने तो मेरी बीवी को नहीं मारा? वो कहने लगा, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था और तुम्हें शायद हमारी मोहब्बत से जलन होती थी। मैंने सुना था तुम्हें अपनी बहन से बातें करते हुए तुम कह रही थी कि आप ही दुआ करें मेरा शौहर भी आमिर जैसा हो। बताओ मुझे देखकर आंखें भरती थी। आयशा ने तो यूं ही यह बात फातिमा से एक बार कह दी थी, क्योंकि वो देखती थी कि आमिर उसका बहुत ख्याल रखता है। तो उसने भी कह दिया कि आप ही यह दुआ करें कि मेरा शौहर भी आमिर भाई जैसा हो। लेकिन उसे नहीं पता था कि आमिर ही उसका शौहर बन जाएगा और उस पर शक करेगा। फिर कहने लगा, मेरी बीवी बनने का बहुत शौक है ना तुम्हें? मेरी बीवी बनने के साथ साथ तुम मेरे बेटे की माँ भी बनोगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे फातिमा बनी थी। तुम इसे अपना फीड कराओगी और मेरे सामने कराओगी। ये सुनकर तो आयशा का दिमाग घूम के रह गया था। मैं कनवारी हूं, मैं कैसे यूसुफ को फीड करवा सकती हूँ? वो कहने लगी, आप कैसी बातें कर रहे हैं मुझसे? प्लीज मुझसे इस किस्म की बातें ना करें, मुझे बुरी लगती है। क्यों ना करूं? वो कहने लगा, जब तुम अपनी बहन की जगह पर बैठ सकती हो, उसके कपड़े पहनकर दुल्हन बन सकती हो, तो मेरे बच्चे की माँ भी बन सकती हो। मेरा बच्चा भूखा नहीं रहेगा, वो तुमसे अपनी भूख मिटाएगा, वो भी अपनी भूख मिटाएगा और मैं भी। वो उसके बटन खुलने लगा, लेकिन तभी आयशा अपना आप छुड़वा के भाग गई थी। दूसरे कमरे में जाकर दीवार के साथ लग के रोने लगी थी। वो दरवाजे का लॉक शायद चाबी से खुल चुका था। जैसे ही अंदर आया तो आयशा के होश उड़ गए थे। तुम्हारी सारी शर्म मैं आज ही खत्म कर दूंगा, वो कहने लगा। उसे बाजू से पकड़ के अपने कमरे में ले गया, उसे बेड पर धक्का देकर लेटाया था। यूसुफ अभी भी रो रहा था।
खुद इसे फीड कराओगी या मैं कराऊं? वो बेचारी बुरी तरह से कांप रही थी। उसने जल्दी से यूसुफ को अपने सीने से लगा लिया, लेकिन वो बहुत शर्म महसूस कर रही थी। बेड पर रखी चादर उसने खुद पर डाल ली, लेकिन जब यूसुफ फीड करने लगा, वो बुरी तरह से घबराई थी, डर गई थी। वो अजीब सी कैफियत से दो चार थी, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोल सकती थी। अपनी आंखें बंद कर चुकी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। जब उसने देखा कि आमिर खड़ा होकर अलमारी के पास गया, अलमारी का दूसरा पट जोर से खोलकर उसने यह कैन निकाला जिस पर शराब की बोतल लिखा हुआ था। वो शराब की बोतल खोलकर वो 2 घंटे में ही पी के खाली करके जमीन पर फेंक दिया। शराब की बोतल का कैन देखकर आयशा की जान निकली थी। जल्दी से इसकी भूख मिटाओ, फिर तुम्हारी सुहागरात भी मैं रंगीन बनाता हूं, आमिर ने कहा। इसके बाद तुम मेरी भूख मिटाओगी। जब तक मैं सैराब ना हो जाऊं, मैं तुम्हारी जान नहीं बख्शूंगा। बहुत शौक है ना तुम्हें मेरी बीवी की जगह लेने का। अब शिद्दतें भी बर्दाश्त करो जैसे वो बर्दाश्त करती थी। बल्कि वो तो मेरी मोहब्बत थी, लेकिन तुम उसकी उतरन पहनने वाली हो और मेरी जिद को पूरा करने का सामान बनोगी। फातिमा से तो मैं मोहब्बत से पेश आता था क्योंकि वो मेरी मोहब्बत थी, लेकिन तुम सिर्फ मेरे जुनून का निशाना बनोगी। मेरी जिद की जिद को तस्कीन पहुंचाओगी। यूसुफ सो चुका था। बड़ी आहिस्तगी से आमिर ने आयशा की गोद से यूसुफ को पकड़ा और उसके कोट में लिटाकर जाकर लिटा दिया। अब वो खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी, जब एकदम से आमिर ने एक झटके से लिहाफ खींच लिया और शराब के नशे में उस पर गिरा था। वो उस पर हावी हो चुका था, उसके बचे कुचे कपड़ों को उतारने की कोशिश कर रहा था और वो बार बार प्लीज छोड़ दे मुझे, प्लीज मुझे दर्द हो रहा है, ये कहती रही। लेकिन वो जैसे शराब के नशे में पागल हो चुका था, उसके वजूद पर अपना जुनून उतार रहा था। और जब बहुत ज्यादा नशा उस पर गालिब हो गया तो करवट बदल के वो सो चुका था और आयशा की सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थीं। उसे बेतहाशा गुस्सा आ रहा था आमिर पर, और वो बेतहाशा रो रही थी। वो बहुत गलत सोच रहा था उसके बारे में। आयशा की जगह लेने के बारे में तो फातिमा की जगह लेने के बारे में तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसे नींद ना जाने कब आई थी। सुबह उसने बामुश्किल यूसुफ के रोने पर सूजी हुई आंखें खोली थीं और वो अभी तक सिसकियां ले रही थी। कमरे से बाहर यूसुफ को लेके गई थी और यूसुफ को फीडर बनाकर दिया, क्योंकि कमरे में आमिर बेसुध हो रहा था। वो किचन में आकर फिर रोने लगी। फिर बेड पर उसे लिटाकर सुला दिया और बहन के कपड़े अलमारी से निकाले और नहाकर रोते हुए पहने थे। फिर कमरे से बाहर आ गई, लाउंज में बैठकर फिर से रोने लगी। इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं था, उसकी एक माँ थी। अब वो भी उसे छोड़कर चली गई थी और ना ही कोई ऐसा शख्स था जिसके साथ वो अपने दिल की बातें कर सकती थी। उसकी अपनी एक बहन थी, वो भी उस दुनिया से चली गई थी। उसके साथ तो अब माँ का साथ भी नहीं था। पता नहीं उसके साथ आमिर कभी ठीक भी होगा या नहीं, या फिर अपने जुनून का निशाना हमेशा इसी तरह बनाएगा। उसने अभी तक नाश्ता तक नहीं किया था, वही सोफे पर बैठे बैठे सो चुकी थी। जब उसकी आंख खुली तो बाहर डोर बेल बज रही थी। वो जैसे ही उठकर दरवाजा खोलने के लिए बाहर गई तो बाहर मुलाजमा खड़ी थी, जिसे देख के कहने लगी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपकी बहन का तो इंतकाल हो गया था ना? हाँ, मैं उनकी बहन, उनकी बीवी हूँ। वो कहने लगी, 2 दिन पहले ही मेरा निकाह अपने बहनोई से हो गया है। मैं इस घर में अपने भांजे को पालने के लिए आई हूँ। तुम क्यों इतने सवाल पूछ रही हो? जाकर अपना काम करो। आयशा ने सख्त सा जवाब दिया था। फिर मुलाजमा अपना काम करने लगी। चुपचाप नाश्ता किया और मुलाजमा को भी नाश्ता दिया। घर की पूरी तरह सफाई करके मुलाजमा भी अब जा चुकी थी। अब यूसुफ भी उठ चुका था। वो यूसुफ को उठाकर कमरे से बाहर आ गई। आमिर की आंख दोपहर के 2 बजे खुली थी। बिना शर्ट के अपने आप को बेड पर देखा तो कुछ हैरान हुआ था। उसे रात वाला वाकया कुछ भी याद नहीं आ रहा था, लेकिन कांच की टूटी हुई चूड़ियां जब बेड पर देखी तो उसे सब याद आने लगा। उसने आयशा के साथ शराब के नशे में जो कुछ भी किया वो सब याद आने लगा। यह सोचकर उसे अपने आप पर बहुत अफसोस हुआ था। रात में वो बेतहाशा गुस्से में था। जब से फातिमा का इंतकाल हुआ था तब से ही वो उस पर दौरा पड़ रहा था।
वो चीजें इधर उधर उठा के फेंकता था। इतना शदीद उसे गुस्सा आता था, लेकिन उसका जुनून जैसे ही खत्म होता तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता। अभी भी वो नॉर्मल हो चुका था। जैसे ही वो उठकर कमरे से बाहर आया तो आयशा उसे देखकर ही एकदम से डर गई थी। जैसे ही वो उसके पास आकर बैठा तो वो डर कर कांप के रह गई थी। वो फौरन सोफे से उठ गई। अभी भी आमिर की आंखें सुर्ख हो रही थीं, जैसे रात को नशे में हो रही थीं। वो अंदर ही अंदर बिलक बिलक के रोने लगी थी। उससे कुछ दूर होकर कहने लगी, प्लीज मेरे साथ कुछ मत कीजिएगा। मैंने आपके साथ कोई भी धोखा नहीं दिया और ना ही मैं आप ही की जगह लेना चाहती हूँ। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई भी बुरी नजर नहीं रखी आप पर। जो जो इल्जाम रात को वो उस पर लगा रहा था, बगैर उसकी कुछ पूछे ही वो सब कुछ उसे बोल रही थी। फिर उसकी जानिब आमिर बढ़ के बोला, मेरी बात सुनो, तुम प्लीज मुझसे डरो मत। अब आमिर भी रात वाले वाकये को याद करके बेतहाशा शर्मिंदा हो रहा था। रात को जब भी कुछ हुआ, मैं जो भी कुछ हुआ, मैं होश में नहीं था। मुझे माफ कर दो। अचानक उसका रवैया बदला था। उसे क्या कहना चाहिए? आयशा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बहरहाल उठकर आमिर कमरे में चला गया। बिना नाश्ता किए ही तैयार होकर फैक्ट्री के लिए चला गया। जब वो रात को वापस आया तो यूसुफ को गोद में उठाकर उसे प्यार करने लगा। फिर उसे अपने कमरे में ले जाके दराज से फातिमा की तस्वीर निकालकर यूसुफ को दिखाने लगा। यही है तुम्हारी मम्मा। ये तुमसे बहुत प्यार करती थी और मुझसे भी बहुत प्यार करती थी, और तुम्हारी मम्मा से मैं भी बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन देखो, वो हम दोनों को छोड़ के चली गई। फातिमा की बातें याद करके आमिर की आंखों से आंसू आने लगे। डरते डरते आयशा कमरे में आई थी और कहने लगी, क्या खाना गर्म कर दूं आपके लिए? तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। आमिर ने कहा तो वो दरवाजा बंद करके चली गई। फिर चुपचाप खाना खाकर दूसरे कमरे में जाकर बैठ गई। फिर अपनी उंगलियां चिढ़खाते हुए सोचने लगी कि अब उसे कहाँ सोना है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कमरे का दरवाजा कुछ ही देर बाद खुला था। यूसुफ को गोद में उठाए आमिर कमरे में दाखिल हुआ था। फिर आयशा की गोद में चुपचाप यूसुफ को डाल दिया। यहाँ पर तुम सो सकती हो, अगर तुम चाहो, और मेरी जात से कोई भी तकलीफ ना पहुंचे। मैं कोशिश करूंगा। यह कह के वो जा चुका था। आयशा ने सुकून का सांस लिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि आमिर क्विक का यह जुनून चंद रोज बाद फिर से सवार हो जाएगा। कुछ दिन बाद वो ऑफिस से घर पर आया तो उसे लगा जैसे फातिमा किचन में काम कर रही है, क्योंकि आयशा के अपने कपड़े तो थे नहीं, इसलिए उसने फातिमा का ही सूट पहन रखा था। और जो जोड़ा उसने पहना था वो आमिर ने बड़ी मोहब्बत से फातिमा को लाके दिया था, इसलिए वो किचन में आ गया। तो फातिमा, तुम वापस आ गई। वो उसी ट्रांस में आ चुका था, लेकिन जब पलटकर आयशा ने उसकी तरफ देखा तो उसे गुस्सा आने लगा। फिर से तुमने मेरी बीवी के कपड़े पहने हैं? वो कहने लगा। तुम होती कौन हो मेरी बीवी के कपड़े पहनने वाली? आयशा उसकी सुर्ख होती आंखों को देख के डर गई थी। जल्दी से रोटी उसने हॉटपॉट में रखी, किचन से बाहर जाने लगी, लेकिन उसने उसका बाजू पकड़ लिया था। उसने उसके कपड़े 1 मिनट में फाड़ के रख दिए थे। तुमने किससे पूछकर मेरी बीवी के कपड़े पहने? सामने शेल्फ पर 30 तराश चाकू रखी थी। वो सलाद काट के फायर हुई थी, फिर रोटियां बनाने लगी थी। वो 30 तराश चाकू अब आमिर के हाथ में थी। वो 30 तराश चाकू उसने अपने हाथ में पकड़ी और आयशा के गले के नीचे के हिस्से पर उसकी नोक रख दी। और ये आप क्या कर रहे हैं? वो कहने लगी, मुझे चोट लग जाएगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के कपड़े पहनने की? वो कहने लगा, तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हें उसकी जगह दे दूंगा। नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ अजियत दूंगा। ये कहकर उसने आयशा के दिल के मुकाम पे 30 तराश चाकू से फातिमा लिखा था। जैसे ही वो रोने बिलखने लगी तो उसका गला अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। अगर तुमने मुझे लिखने नहीं दिया तो मैं तुम्हारा गला घोंटकर तुम्हें मार डालूंगा। उसके जुनून को देखकर यही लग रहा था कि वो सचमुच आयशा को जान से ही मार डालेगा। 30 तराश चाकू की 30 धार नोक से वो उसके दिल के मुकाम पर फातिमा लिख चुका था और फिर अपने होंठ फातिमा के नाम पर रख दिया। आयशा रोए जा रही थी, लेकिन वो जुनून में आ चुका था। उसे गोद में भरता हुआ अपने कमरे में ले गया। यूसुफ अपने झूले में बाहर लाउंज में सो रहा था,
लेकिन आमिर को परवाह तक नहीं थी। वो इस वक्त आयशा पर अपना जुनून नौछावर कर रहा था। कई जगह जिस्म पर उसके दांतों के निशान थे। वो रो रही थी कि बच्चा रो रहा है, खुदा के लिए मुझे छोड़ दे। लेकिन पता नहीं उसे क्या हुआ था। उसे ना अपने बच्चे के रोने की परवाह थी और ना ही किसी और चीज की। वो बस अपने जुनून को तस्कीन पहुंचा रहा था। लेकिन जैसे ही उसका जुनून खत्म हुआ, तभी उसे होश आया था। यूसुफ रो रो कर बेहाल हो चुका था। आयशा ने उसे खुद से पीछे किया। वो खुद भी पीछे हट गया। वो भागती हुई दौड़ती कमरे से बाहर गई थी। पूरा वजूद दर्द से चूर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके वजूद के किस हिस्से पर सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है। भागकर वो दूसरे कमरे में जाकर कुंडी लगाना चाहती थी, लेकिन यूसुफ को रोता देखकर उसे उस मासूम पर भी रहम आया। जिस कदर जुनूनी आमिर हो चुका था कि बच्चे को रोता देखकर ना जाने उसके साथ भी क्या कर बैठे। वो यूसुफ की तरफ बढ़ी, यूसुफ को पकड़कर अपने सीने से लगाया। वो रोए जा रहा था। उसे पकड़ के वो दूसरे कमरे में आ चुकी थी। दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी ताकि आमिर ना आ सके। गोद में आकर यूसुफ चुप हुआ था और भूखा ही सो गया। उसने वॉशरूम में जाकर शावर खोला था। वो रोती रही और अपने वजूद से उस शख्स का लम्स मिटाने की कोशिश करती रही। उसे तो खून से वैसे ही बहुत डर लगता था। घर में जब उसने किचन में नया नया खाना बनाना सीखना शुरू किया था, तो अक्सर प्याज टमाटर काटते हुए उसकी उंगली पर 30 तराश चाकू से छोटी सी खराश लग जाती थी। पर वो घर सर पर उठा लेती थी। जरा सा दर्द भी उससे बर्दाश्त नहीं होता था। और अब जो दर्द उसे मिल रहा था, नहाते हुए उसने एक नजर अपने दिल के मुकाम पर देखा तो मजीद फूट फूट के रोने लगी। जिस बहन को वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करती थी, उसी का नाम उसके सीने के मुकाम पर लिखा हुआ था और अभी भी उसमें से खून रिस रहा था। आमिर का खौफ उस पर मुसल्लत हो चुका था, जो शायद उस पर रहम खाना ही नहीं चाहता था। जैसे ही वो कमरे में आई तो सोया हुआ यूसुफ सिसकियां भर रहा था। वो जल्दी से उसके पास आई, उसके साथ लेट गई। कमरा खोलने से उसे डर लग रहा था कि कहीं आमिर अंदर ना आ जाए। जैसे उसने यूसुफ को अपने सीने से लगाया, वो किसी मासूम बच्चे की तरह मुंह खोलकर गोया माँ की मोहब्बत और गजा तलाश करने लगा। ये बच्चों का फितरी अमल होता है। शायद वो आयशा को ही अपनी माँ समझ चुका था। कुछ सोचते हुए आयशा ने एक नजर यूसुफ को देखा और फिर एक गहरी सांस खारिज कर कर उसने अपनी कमीज को ऊपर कर दिया। वो यह करना तो नहीं चाहती थी, मगर यूसुफ के खातिर उसने एक बार फिर उसे फीड करवाना शुरू कर दिया, ये जानते हुए भी कि उसके वजूद में अभी किसी बच्चे की गजा नहीं रखी गई। फिर वो उसे फीड करने लगा था। इसी वक्त पहली बार उसने यह दुआ की कि काश सचमुच वो उसकी मां बन जाए और यूसुफ अपनी भूख उससे मिटा सके। यह सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू भी निकले थे। पूरा वजूद दर्द से चोर था, पर कमरे में कोई पेन किलर मौजूद नहीं था। यूसुफ भी ऐसे ही सो चुका था और वो भी इसी हालत में आंखें मूंदे मूंद गई थी। वो कितने ही घंटे सोती रही, उसे कुछ भी मालूम नहीं था। रात के 45 बजे उसे बुलंद आवाज में रोने की आवाज आई थी। एकदम से हड़बड़ा के आशा उठी। घड़ी पर वक्त देखा तो 4:55 बज रहे थे। यूसुफ अभी सो रहा था। अपने कपड़े दुरुस्त करके वो उठी तो आवाज आमिर की थी। मगर वो क्यों फूट फूट के रो रहा था? उसका दिल चाहा कि वो दरवाजा खोल के जाए और देखे, मगर उस जुनूनी शख्स से उसे डर भी लग रहा था। आमिर की हालत कुछ कुछ उसकी समझ में आ रही थी। शायद यह फातिमा की मौत का सदमा था कि उसे यूं दौरे पड़ने लगे थे। धीरे से दरवाजा खोल के वो बाहर निकली थी। सामने लॉन्च में जमीन पर बैठकर अपने बाल नोच नोच के आमिर रो रहा था और यही कह रहा था कि क्यों किया मैंने, क्या हो जाता है मुझे गुस्से से। उसने वहीं 30 तराश चाकू उठा रखी थी और अपनी कलाई पर बिला वजह ही कट लगाए जा रहा था। खुद को अजियत दे रहा था। जब आयशा ने यह देखा वो घबरा गई, कहीं वो अपनी नस ही ना काट ले। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो कुछ भी हो सकता था। वो अकेली मासूम लड़की इस वक्त उसे कहाँ अस्पताल लेके जाती। डरते डरते वो बाहर निकली और बोली, आप क्या कर रहे हैं आमिर? आपको चोट लग सकती है, प्लीज ऐसा मत करें।
वो डरकर दूर खड़े होकर बोली थी कि अगर वो दोबारा उसकी तरफ भागकर आए तो वो दरवाजा लॉक करके अंदर भी जा सके। मगर आमिर उसे देख के रोने लगा। चाकू एक तरफ फेंक चुका था, जिसके जो दोनों बाजुओं पर जख्मों के निशान थे। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, वो कहने लगा। मुझे अपनी कैफियत समझ नहीं आ रही। पता नहीं क्यों तुम्हारे साथ ऐसा करता हूं। उस रोज तो मैं नशे में था, मगर आज तो नहीं। फिर मैंने क्यों किया? मुझे लगता है जैसे मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में ही नहीं रहा। वो रोकर उसे ही चुप सब कुछ कह रहा था और वो चुपचाप उसकी बात सुन रही थी। आगे बढ़ी और चाकू को किचन में छुपा के रखा। प्लीज आप कमरे में आ जाए, वो कहने लगी। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा और यूसुफ का क्या होगा? मेरी माँ मुझे आपके हवाले करके गई है। मुझे नहीं पता मेरे नसीब में क्या लिखा है और मेरी मौत शायद आप ही के हाथों में लिखी हो, लेकिन मुझे अपनी बहन की आखिरी निशानी की फिक्र है। पता नहीं मुझे क्या हो गया। मुझे कुछ हो गया तो यूसुफ का क्या होगा? आमिर उठ के खड़ा हुआ तो वो सहम कर फिर पीछे हटी। उसे इस वक्त बहुत ज्यादा खौफ आ रहा था। आमिर के दोनों बाजू खून से भरे हुए थे। जब वो चलता उसके सामने आया और दोनों हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगा कि प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें अजैब तो नहीं देना चाहता था। मैं तो फातिमा के अलावा किसी और के करीब जाने का सोचना भी नहीं चाहता, मगर पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। उसकी नजर फातिमा के लिखे नाम के मुकाम पे गई थी, जहां से अभी भी खून रिसने की वजह से कमीज का रंग बदल चुका था। वो कहने लगा, देखो मैंने तुम्हें अजियत दी है ना, इसके बदले मैंने भी अपने बासु जख्मी कर दिए हैं। देखो मैंने खुद को भी जख्मी किया है। वो किसी मासूम बच्चे की तरह बोले जा रहा था और एक ही बात करके कमरे में जाके बैठ चुका था। आयशा इस वक्त उसके कमरे में नहीं गई, बल्कि सीधा अपने कमरे में आई थी। यूसुफ के लिए फीडर बना के उसे पिला रही थी और फिर सोच भी रही थी। अगली सुबह आमिर बिस्तर पर पड़ा था, बुखार में तप रहा था। वो डरते डरते उसके करीब गई। उसके बाजू में जमा हुआ खून साफ करके पट्टियां करने लगी। अपने हाथों से उसे नाश्ता करवाया था और फिर दवा देकर सुला चुकी थी। उसे अपने एक दोस्त का ख्याल आया जिसके वालिद साइकोलॉजिस्ट थे। उसने अपने दोस्त को इस बारे में मुकम्मल बात बताई तो वो कहने लगी कि मैं अपने वालिद से जिक्र करूंगी और फिर जो उन्होंने कहा तो मैं बताऊंगी। वो फोन बंद कर चुकी थी जब यूसुफ फिर से रोने लगा। वो फीडर पिला रही थी, मगर वो तो बार बार उसके सीने की जानिब बढ़ रहा था। पहले से समझदार हो चुका था, जैसे कि एक माँ के वजूद से गजा चाहता हो। कुछ सोचकर आयशा ने एक नजर आमिर को देखा, जो औंधे मुंह लेट के सो रहा था। उसने वहीं हर हान की आदत पूरी करने के लिए अपने सीने से लगा लिया। 15 मिनट गुजरे थे जब आयशा को लगा कि जैसे कुदरती तौर पे दूध आने लगा है। वो कुछ हैरान हुई थी, ऐसा कैसे हो सकता है। वो हड़बड़ा के अपने आप को देखने लगी। सचमुच उसके वजूद से बच्चे की गजा आने लगी थी। यूसुफ अब भी शेर नहीं हुआ था। वो गला फाड़कर रोने लगा, जिसके रोने की आवाज पर आमिर भी उठ चुका था। वो फौरन खुद को छुपाने लगी, मगर यूसुफ रोए ही जा रहा था। क्या हुआ इसे? ऐसे रो क्यों रहा है? आमिर कहने लगा, क्या तुम इसे फिर से फीड करवा रही थी? देखो मैं मानता हूं मैंने गलत किया था। तुम एक बच्ची को दूध नहीं पिला सकती, फिर तुमने इसे अपने सीने से क्यों लगाया हुआ है? मगर इस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। हिचकिचाते हुए आयशा कहने लगी, पता नहीं आमिर यह सब कैसे हुआ। मुझे सचमुच में ही फीड आने लगा है। आमिर की आंखें पूरी तरह खुल गई। एक बार फिर यूसुफ उसके सीने से लगा फीड कर रहा था और वो उसे चाहकर भी दूर नहीं कर पा रही थी। आमिर तो हैरत से मुस्कुरा के कहने लगा, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? नहीं, तुमने दवाई तो नहीं ली इसकी जिससे तुम बच्चों को फीड करवाओ? वो कहने लगी, नहीं, मैं घर से बाहर ही कहाँ जाती हूँ जो दवाई लेके आऊंगी। फिर आमिर कहने लगा, कहीं ये दूध बच्चे की सेहत के लिए सेहत खराब ना कर दे। कहीं कुछ हो गया इसे तो। फिर वो खुद से उसे जबरदस्ती दूर करने लगी। उसी वक्त आमिर डॉक्टर के पास उसे ले गया था। आयशा जिस कदर बदहवास थी, उसकी ये बदहवासी देखकर डॉक्टर भी परेशान हो गई थी।
वो हिचकिचाते हुए डॉक्टर से कहने लगी कि मैं भी माँ नहीं बनी हूँ और यह बच्चा मेरी बहन का है, लेकिन फिर भी मुझे फीड आने लगा है। डॉक्टर भी यह सुनकर हैरान हो गई थी। कहने लगी, ऐसे तो किसी को भी फीड नहीं आता। पहले आप मुझे पूरी बात बताएं। कुछ तो आपके साथ जरूर हुआ है, वो सर खुजाते हुए बोली थी। मैं तो आपके लिए फीड करवाती। मैं तो इसे इसलिए फीड करवाती हूँ ताकि यूसुफ की आदत पूरी हो जाए और यह मुझे अपनी माँ समझ के फीड करता है और आराम से सो जाता है। और अब ये 3 महीने का हो चुका है और मुझे ही फीड आने लगा है। ये सुनकर पहले तो उसके कुछ टेस्ट वगैरह डॉक्टर ने किए थे और फिर जब टेस्ट बिल्कुल साफ आए तो वो मुस्कुरा के कहने लगी, आयशा बेटा, आपको शुक्र फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ये अमल कुदरती है। आपकी वजह से जब बच्चे ने गजा लेने के लिए रुजू किया तो खुद ब खुद आपके दिमाग ने सिग्नल्स भेजना शुरू कर दिया और हार्मोन्स आपके एक्टिव हो गए और वैसे ही और अब आप बिल्कुल उसे फीड करवा सकती हैं, जैसे कि एक मासूम बच्चे को उसकी माँ फीड करवाती है। इस पर आमिर ऐसा हैरान हुआ था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी जानिब आयशा बहुत खुश हो गई थी। अब तो आमिर भी उसे इस बात को लेकर बहुत खुश हो गया था। घर की तरफ आमिर ने गाड़ी मोड़नी चाही तो हिचकिचाते हुए वो कहने लगी कि प्लीज आमिर, आप इस अस्पताल की तरफ गाड़ी मोड़ दें। साइकोलॉजिस्ट का इसी तरफ अस्पताल था। आमिर कहने लगा, क्यों, वहां क्यों जाना है? वो कहने लगी कि मेरी बात प्लीज मान लीजिए, यूसुफ की कसम है आपको,